दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आदाब कबूल कीजिए। असरार उर्दू जो हमेशा आपकी ख्वाहिश के मुताबिक इल्मी, अदबी और मालूमाती प्रोग्राम यहाँ लेकर आता है। इसमें हम चंद शख्सियात को यहाँ लेकर आते हैं और बाज़ औक़ात आपके कहने पर, आपकी ज़रूरत के मुताबिक हम यहाँ प्रोग्राम करते हैं। कभी हमारे व्यूअर्स किसी अदबी शख्सियत के लिए ख्वाहिश रखते हैं तो उसको हम यहाँ लेकर आते हैं। आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है कोऑर्डिनेटर इग्नो सेंटर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजौरी जनाब डॉक्टर बशीर साहब। इनसे आज हम बात करेंगे इग्नो के स्टूडेंट को आने वाली मुश्किलात या किस तरीके से इग्नो में एडमिशन ली जा सकती है और जितनी भी क्वेरीज़ होती हैं इग्नो के स्टूडेंट्स की, इस पर हम तफसीलन बात करने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आप ज़रूर चैनल को भी शेयर करिएगा स्टूडेंट्स में और जो भी कंसर्न लोग हैं, ताकि वो भी इसके साथ जुड़ सकें और उनको जो भी मुश्किलात हों वो हम आगे आपका कुछ भी आपका मामला हो या क्वेरी हो वो हम किसी और तरीके से भी उसको हल करने की कोशिश करें। तो हम चलते हैं बशीर साहब के पास। बशीर साहब वेलकम हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया बाबर साहब। बशीर साहब, इग्नो के जो एक बड़ा हम कह सकते हैं कि हब है एजुकेशन का ऑल इंडिया लेवल पर, और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। थोड़ा सा पहले तो इसका आप तारफ़ दे देंगे, इसकी तारीख़ी पस मंज़र किस तरीके से ये वजूद में आई, तो फिर मज़ीद हम बात करते हैं इस पर। बाबर साहब, वैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा जो फोकस है गवर्नमेंट का वो डिस्टेंस एजुकेशन पे है, डिस्टेंस लर्निंग पे है जी। और ये यूनिवर्सिटी जो हमारी इग्नो वाली है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी है। और ये 1985 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है उसमें इसको एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक। और ये यूनिवर्सिटी जो है ये पूरे इंडिया में स्प्रेड तो हो ही गई है, लेकिन ये 40 अदर कंट्रीज़ में भी इस वक्त जो इग्नो के सेंटर काम करते हैं। ठीक। और आप यकीन कीजिएगा कि यहाँ पे तकरीबन हिंदुस्तान के अंदर 3 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं इसमें वो पढ़ रहे हैं। क्या बात। और इसके जो यहाँ पे हैं हिंदुस्तान के अंदर, यहाँ पे 67 इसके रीजनल सेंटर हैं। 67 है। ठीक। ये रीजनल सेंटर का मतलब ये हो गया कि एरिया बांट के दिए हुए हैं वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर में 2 रीजनल सेंटर हैं से आपने फरमाया। और उसी तरह से वो रीजनल सेंटर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वहाँ रीजनल डायरेक्टर होते हैं और वो पूरी उनके ऑफिस बेरर है और वो काम शाम वहाँ से चलाते हैं। तो इसमें ये बंदा सोच भी नहीं सकता है। मैं देख रहा था एक दिन के 267 प्रोग्राम्स हैं। 267 प्रोग्राम्स, यानी डिफरेंट, ऐसे प्रोग्राम, ऐसे कोर्सेज नहीं। प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। कोर्सेज का तो मतलब अनगिनत में गिनना भी नामुमकिन है। अच्छा। लेकिन कोर्सेज का मैं कह रहा हूँ, प्रोग्राम्स का कह रहा हूँ। जैसे हमारे पास आ गया BA का, MA का और B.Ed का, M.Ed का, BSc का, नर्सिंग का सर्टिफिकेट और PGDC डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। और ये काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो हैं इसमें चलते हैं। और आप माने यकीन कीजिए कि इसमें ये UK में चल रही है इस वक्त, कतर में, मलेशिया में, अफगानिस्तान में और यहाँ इसके अलावा भी। ठीक। और इसमें बशीर साहब एक सवाल इसमें मैं पूछूंगा कि कई बार स्टूडेंट कहते हैं, मतलब उनको लगता है कि जैसे हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या अदर्स यूनिवर्सिटी हैं, उनको लगता है कि वो यूनिवर्सिटीज़ इससे सुपीरियर हैं, बच्चे कई बार इग्नो को अवॉइड करते हैं। तो क्या ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये तो कैसे हो सकेगा जब एक नेशनल या इंटरनेशनल रिप्यूट की यूनिवर्सिटी हो। आप NAAC एक्रीडेटेड है, A++ में पिछली बार किया है इसको। और इसका इतना हाई स्टैंडर्ड है। आप अगर इसके क्वेश्चन पेपर देखिएगा, एग्जामिनेशन पैटर्न देखिएगा, इनका स्टडी मटेरियल देखिएगा, इनकी मतलब जो अकाउंटेबिलिटी है उसको अगर देखिएगा तो ऐसे लगता है कि वाकई ही ये A++ क्योंकि मुझे पिछले मैं 4 साल से 5 साल से यहाँ इसमें काम कर रहा हूँ। तो ये जो है यूनिवर्सिटी मतलब रियली बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बशीर साहब, इससे एक बात निकलती है, पर्पज़ यही रहेगा कि थोड़ा सा इसमें बच्चों को पता चल जाए कि क्या। तो हम यही चाहते हैं कि बच्चों को जो मुश्किलात आए वो दूर हो जाएं। तो इसमें जो सेंटर्स होते हैं, इसके इग्नो के जो सेंटर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं?
इग्नो के स्टडी सेंटर जो हैं ये तकरीबन जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इनके अंदर सारे स्टडी सेंटर हैं। आपने एक बात तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि एक छोटी सी बात ये है कि अब इस बार अभी के जो मैं अभी पिछले साल से कोऑर्डिनेटर जो है हमारे फारूक मिर्जा साहब हैं बेसिकली, तो थोड़ा सा हाँ मैं इससे पहले मैं था। तो अब इसके लिए अब मुझे इसकी जितनी इन्फॉर्मेशन है, जितना मुझे इसके साथ रहा, तो उसका एक्सपीरियंस काफ़ी है, तो उस अंदाज से मैं ये बता सकता हूँ। तो इसके स्टडी सेंटर जैसे जोरी में हमारे पास है, और जोरी में इस वक्त नियर अबाउट 4000 स्टूडेंट हैं इसके जो लर्नर हैं, हाँ रजिस्टर्ड, हाँ जी। और इसके बाकी मेंढर में है इसका स्टडी सेंटर, पुंछ में है, इस तरह से मतलब एग्जामिनेशन सेंटर बहुत सारे हैं, लेकिन स्टडी सेंटर इनके जो हैं बाकी जम्मू में है, उधमपुर, डोडा, कठुआ, सारे कॉलेजेस में, हाँ जी। और फिर जब भी इनका रहता है एग्जामिनेशन का होता है तो फिर भी ये कॉलेजेस में ही करवाएंगे, जहाँ पे नहीं भी स्टडी सेंटर है मगर कॉलेज के अंदर करवाते हैं, कॉलेज के बाहर नहीं करवाते हैं। ये कॉलेज में होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में होता है, ये बात ठीक है। तो कुछ ऐसे मैंने देखा कि राजौरी कॉलेज में कुछ जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे भी आके असाइनमेंट्स जमा करते हैं, क्या वो कोर्सेज उन कॉलेजेस में नहीं है? हाँ, ये है इसके असल में जो एफिलिएटेड कोर्सेज हैं, जो मतलब अलग अलग जो स्टडी सेंटर जितने ज़्यादा एस्टेब्लिश हो गया उसमें इतने ज़्यादा कोर्सेज दिए जाते हैं। तो जितना फ्लोरिश हो गया या जितने पहले डिस्ट्रीब्यूट हो गए कोर्सेज, तो उसी हिसाब से रहते हैं। जैसे कुछ कोर्सेज पुंछ में जो हैं, पुंछ वाले बच्चे इधर आके देते हैं, वहाँ पे नहीं है तो मेंढर के सुनकोट के बच्चे वो यहाँ के असाइनमेंट्स वगैरह देते हैं, तो वो इसलिए वो कोर्सेज यहाँ पे हैं। और यहाँ पे भी जैसे बीएससी का कोर्स है तो हमारे पास नहीं है, यहाँ के बच्चे जाके जम्मू में देंगे। जी। बीएससी नर्सिंग है, बीएड का है, ये रीजनल ऑफिस के पास है, या एमएम कॉलेज में है, या बाकी जगह पे प्लेसेस पे हैं। जो प्रोफेशनल कोर्सेज, हाँ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, तो उनका स्टडी सेंटर वहाँ रहेगा, एग्जामिनेशन सेंटर यहीं पे रहेगा, एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ हो जाएगा। उससे पहले हम थोड़ा सा बैक में चलेंगे कि इसका जो एडमिशन का प्रोसीजर वो क्या रहता है? एडमिशन का प्रोसीजर इसका सारा जो है जितने के जितने हैं वो ऑनलाइन है। ठीक। और एक तो पहले था, लेकिन आजकल तो टोटली प्योरली ऑनलाइन कर दिया है, 2 सेशंस में होता है। ठीक है। इसको एक तो दिसंबर में जो स्टार्ट हो जाता है, और दूसरा जो है जून में, इन दिसंबर के महीने में, हाँ, और जून में। इन 2 सेशंस में एडमिशन चलती रहती है। अब ये डेट एक्सटेंड जैसे दिसंबर की 31 दिसंबर तक ये होती है, फिर उसके बाद जनवरी के महीने भी कभी हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है जब रिप्रेजेंटेशन जाती है, जून वाली जुलाई तक भी। और कभी हालात ऐसे बनते हैं जैसे पिछली बार कोविड के थे, तो काफ़ी सारी और भी ज़्यादा डेटें एक्सटेंड हो जाती हैं, एक्सटेंड होते रहते हैं। ऑनलाइन इसको बच्चे को देखना है। देखो उसमें मैं आपको बता दूँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने ये कही है ना, इसमें ऐसा होता है कि बच्चे को और देखना चाहिए। आजकल क्या करते हैं कि फ़ोन करते हैं, इधर किया उधर किया पता नहीं चलता, तो सिंपल आपने अपना मोबाइल उठाना और मोबाइल को खोल के वहाँ पे एक वेबसाइट जो है ना www.igno.ac.in पे वो लिखना है, और सारी जो रीजनल जो सेंटर है इग्नो सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली में, तो उसमें सारी डिटेल्स वहाँ पे आ जाती हैं। और अगर कुछ रहता है तो उसमें रीजनल सेंटर का भी हमारे पास जैसे rcjammu.ac.in की एक वेबसाइट है, ये जम्मू सेंटर, हाँ जम्मू सेंटर के लिए, तो वो भी खोल के आप दे सकते हैं कि आपकी डेट का एक्सटेंड हुई है नहीं हुई है, कौन सा कोर्स इस वक्त चल रहा है, क्या नोटिफिकेशंस है, सब ऑनलाइन है, बड़ा ट्रांसपेरेंट है, लेकिन बच्चे थोड़ा उस तरफ देखते कम है। और मैं ये जो आपका मैं कहूँगा कि आपका जो चैनल है असरार उर्दू, इसका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये समझा। लेकिन हालांकि इंडक्शन प्रोग्राम्स हमारे इससे पहले होते हैं, और इंडक्शन प्रोग्राम्स में हमने पीछे जो थे इस कोविड की वजह से, इससे पहले सारे हम हर सेशन में एक नया इंडक्शन प्रोग्राम करते हैं, बच्चों को बुलाते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो आप ले रहे हैं ना, ये भी बड़ा खूबसूरत इंडक्शन प्रोग्राम है, और जिसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाएगा कि हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि आप कौन कौन सा काम किस तरह से कर सकते हैं। तो एडमिशन का ऑनलाइन प्रोसीजर है जैसे आपने बताया, और उसको वहाँ पे वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि मुझे कौन सी एडमिशन कब तक मेरी जो है वैलिड है और कितना कोर्स एक्सटेंड हो गया है। लेकिन असाइनमेंट्स का जहाँ तक रहता है तो वो थोड़ा सा स्टडी सेंटर से रब्ता ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि स्टडी सेंटर ज़्यादा बेटर जानता है। क्योंकि ज़्यादा जैसे मैं आपको अपने कॉलेज की एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पे 20-25 हज़ार असाइनमेंट हो जाती है। तो अगर जिस तरह से यूनिवर्सिटी की डेटें एक्सटेंड होते रहते हैं, बच्चे देखते रहते हैं और लास्ट में वो जाएगा, तो उधर इसका ये है कि एग्जामिनेशन का प्रोसीजर के बाद जैसे एग्ज़ाम कंप्लीट होता है तो ये विद इन 1 मंथ 45 डेज इन्होंने रखे हैं, लेकिन रिजल्ट निकाल देते हैं।
अच्छा। अब जब तक वो अवार्ड इंटरनल असाइनमेंट के नहीं चढ़े होते हैं तो ये बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या हो गया जी, पेंडिंग हो गया फलान टेंशन। तो हमें उससे पहले वो मार्किंग भी करवानी है, वैल्यूएशन काउंसलर से भी करवानी होती है, वो सॉर्टिंग भी करनी है, देनी है। तो इसलिए स्टडी सेंटर का अपना अपना है। जैसे हम रखते हैं तो हम उसको करते हैं कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जो थोड़ी बहुत असाइनमेंट है बाद में आ जाएंगे वो बाद में दे देंगे, लेकिन हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जैसे मार्च 31 का पहले इन्होंने रखा था ना कि मार्च के महीने में लेना है तो 31 मार्च को क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह से हमने भी रखा है कि डेट हम स्टडी सेंटर से बच्चों को रब्ता रखना चाहिए और वहाँ से जो डेट बता दें कि इसके अंदर अंदर जमा करा दो तो जमा करवा देते हैं। इसमें बशीर साहब जो डेट होती है असाइनमेंट की, जो कट डेट होती है, मतलब वो हार्ड डेट होती है या कि उसके बाद अगर लेट हो जाए बच्चे? नहीं, कर सकते हैं हम, क्योंकि यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स तो यही है कि जो यूनिवर्सिटी कह रही है ऑनलाइन डेट जो देगी एक्सटेंड के लिए उसके मुताबिक हमें लेनी पड़ती है। लेकिन उसमें सबसे मैंने जो आपको प्रॉब्लम बताई है वो ये आ जाती है कि बच्चे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को चेक करते रहते हैं और उसके बाद वो अगर सपोज एग्ज़ाम से 1 महीना पहले ख़त्म होगी डेट, ठीक, या 15 दिन पहले ख़त्म होती है कई बार, ठीक। अब असाइनमेंट 15 दिन पहले लेके फिर वो कब भेजेगा और कब काउंसलर से वापस लेगा और कब अवार्ड पोस्ट करेगा। और एग्ज़ाम का महीना तो पूरा शेड्यूल बिजी रहता है, पूरा स्टाफ बिजी रहता है सुबह से लेके शाम तक को, तो उस दिन में तो कुछ भी नहीं हो सकता है, रिसीव भी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपको काउंसलर को मार्किंग भी करके देनी है, फिर उसके अवार्ड बनाने हैं तो फिर पोर्टल पर चढ़ेंगे। तो इसलिए स्टडी सेंटर से रब्ता करना जरूरी है, कोऑर्डिनेटर से, कि वो बता दे कि इसको कब तक आप दें, ताकि बच्चे जो पहले जिनकी एडमिशन होगी वो पहले ही दे दें। जल्दी से कोई इमरजेंसी में जिसका रहता है तो उसकी ले लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम कोशिश यही होनी चाहिए कि टाइम से दे दें वो। तो बशीर साहब, इसमें जो काउंसलिंग रहती है, जो जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं इन पे काउंसलिंग रहती है स्टूडेंट्स की? काउंसलिंग का भी है प्रोविजन हमारे पास यहाँ पीछे, वही मैंने जैसे आपको बताया, ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन भी जो है वो रीजनल ऑफिस से इंस्ट्रक्शन मिली थी कि आप करवा सकते हैं। ठीक। तो अब ये था कि थोड़ा सा इनमें बच्चे से जो है पेरिफेरल था, नेटवर्किंग की प्रॉब्लम थी, बहुत सारे इश्यूज थे, उसकी वजह से हम वो ऑनलाइन काउंसलिंग का तो नहीं करवा सके, लेकिन काउंसलिंग सेशन होते हैं इसमें बाज़ाब्ता तौर पर बच्चों को 15 दिन का, 20 दिन का, 10 दिन का जैसे कोर्सेज होते हैं उसी के हिसाब से। और वो काउंसलिंग सेंटर बड़ा उनके लिए बेनिफिट रह सकता है। हाँ, उसमें पूरा जो हमारे यही जो अप्रूव्ड काउंसलर होते हैं इनको ये टीचिंग करवाते हैं और जो कॉलेज का रेगुलर ऑफिशियल टाइमिंग होती है उसके बाद होता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक मैसेज बच्चों को ये भी देना है कि कॉलेज का जो रेगुलर टाइम है उसमें नहीं आना है, उसके बाद ही आना है। और उसके बाद 5 बजे तक स्टडी सेंटर खुले रहते हैं और आफ्टरनून में 2 बजे के बाद ही होता है। आफ्टरनून में ये भी आप 2 बजे भी ऑफिशियल टाइम में, अगर फॉर एग्जांपल 3:30 का है तो आप 3 बजे आने हैं, 3:30 के बाद ही आएंगे, तभी जाके जब ये रेगुलर स्टाफ है, जब कॉलेज बंद होगा तो फिर ये उधर जाएगा, उससे पहले तो जा नहीं सकता है नेचुरल है जी, क्योंकि 3 बजे के बाद आप आएंगे और 3 बजे के बाद किसी वक्त भी आप असाइनमेंट जैसे 9 से 3 हमारा टाइम है आजकल, तो हम 3 बजे के बाद ही जाएंगे उधर, तो 3 बजे साइन करके यहाँ से तो फिर उसके बाद ठीक जी। क्योंकि डिस्टेंस मोड ने हमारे जो लिटरेसी रेट पर काफ़ी असर डाला है, बड़ा इंप्रूव हुआ लिटरेसी रेट हमारा। तो इस पे चूँकि बहुत से हमारे ऐसे बच्चे भी हैं दूर दराज के जो बड़े मसरूफ़ होते हैं, काम काज में भी लगे हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई आगे जारी रखना चाहते हैं, तो वो उनके लिए फ़ीस स्ट्रक्चर इसका ओवरऑल क्या रहता है? देखिए सर, इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर का अगर देखें तो मतलब हैरानगी होती है कि ये किस तरह से चलता है और बड़ा खूबसूरत फ़ीस स्ट्रक्चर है इनका। और जो लोग खासकर इसमें एम्प्लॉयज़ बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे मुलाजिम लोग हैं। अभी मैं देख रहा था कि टीचर बहुत सारे आते हैं और इवन के यहाँ पे अकाउंटेंट आते हैं, मतलब ये आर्मी ऑफिसर तो बहुत आते हैं डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए। कैप्टन, CEO, मेजर, ऐसे रैंक के बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अनएम्प्लॉयड आदमी है उसके लिए मैं ये कहूँगा कि फ़ीस स्ट्रक्चर इतना नॉमिनल है। एक छोटी सी मैं एग्जांपल के तौर पर कुछ मैं आपको, वैसे क्योंकि ये सारी लिस्ट लगी है उधर वेबसाइट पे लगा है, रेट्स भी सारा कुछ, और वहाँ जब ऑनलाइन करवाना है तो बच्चा क्लिक करके चेक कर सकता है कि इस कोर्स की कितनी फ़ी है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूँ, जैसे MCA का कोर्स है ना, तो 72,000 रुपये उसको सारी फीस है MCA के कोर्स के लिए। और उसके बाद MA के कोर्स है, तो देखो MA के कोर्स में 12,000 रुपये फीस होगी, MEd के लिए 40,000 रुपये। 12,000 मतलब 2 साल की? हाँ, पूरे कोर्स पूरे। और MEd के लिए 40,000 रुपया है। और इसी तरह से मैं PG का MSc के लिए 32,400 रुपया है। अब BSc का है तो BSc नर्सिंग जैसे कोर्स है ना, कि मतलब कितने इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्स है, 45,000 रुपये इसकी फीस है सारी। हाँ, BA की 12,000 रुपये सारी,
3 साल की बीए की कोर्सेज जो फीस होती है। बीएड के लिए 50,000 रुपये की फीस है। और सर्टिफिकेट कोर्सेज का देखो, बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं और जितनी इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं उनकी थोड़ी फीस ज़्यादा है। जैसे 8,400 से लेके रेंज क्या है 1,400 रुपये तक भी है लीड। अच्छा। टोटल एडमिशन। लेकिन इसमें किताबें भी तो हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही। असल में ये इनका बुक्स का भी बीच में रहता है, वो ऑप्शन है वहाँ पे। और बुक्स यहाँ में इसी में आएगा लिटरेचर, और वो बच्चे के जो पोस्टल एड्रेस है उस पे आता है। ये एक बड़ा इशू है। कई बार बच्चों को ये रहता है कि हमारी बुक्स इधर आई हैं, कि इधर स्टडी सेंटर में अप्रोच करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करते हैं कि वो जो ऑनलाइन कोर्सेज ये सारी जो स्टडी मटेरियल है वो हार्ड कॉपी वो इनके पोस्टल एड्रेस पे जाता है। और बच्चों को चाहिए अपना डाकखाने का एड्रेस और अपने मोबाइल नंबर वो दें, और जब तक वो डिग्री कंप्लीट होती तब तक चेंज नहीं करें। एक हमारी तरफ से ये मेरी सजेशन है, क्योंकि कई बार फोन नंबर चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया, और लोग मेल भूल जाते हैं और वो अच्छा। फिर दूसरी बात यह है कि पूरा जब तक वो डिग्री कंप्लीट होती ना, पोस्ट ऑफिस से रब्ता जरूर रखना है, क्योंकि वो बड़े पर्टिकुलर हैं यूनिवर्सिटी वाले। वो अपने सर्टिफिकेट ऑर्डिनरी जाती है, जैसे ऑर्डिनरी जाते हैं पोस्ट से, और वहां से कभी मिसप्लेस हो जाएगी, कभी कुछ हो जाते हैं, तो फिर डुप्लीकेट के लिए बेचारे बड़े सफर करते हैं। और उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि मोबाइल नंबर चेंज करना। मैं एक इसमें एडिशनल ये भी कहूँगा सर कि इसमें बच्चों को चाहिए कि बहुत सारे जो है ना कन्वोकेशंस होते हैं इनके। हाँ, मतलब जैसे अब भी कन्वोकेशंस का 31 का कन्वोकेशन है अब इसमें अप्रैल में मई में रखा था, तो वो कन्वोकेशन में भर दें, फॉर्म शार्म भर दें, उसमें फीस नॉमिनल फीस होती है और वहाँ से भी ले सकते हैं अपनी डिग्री जाकर। डिग्री रिसीव करनी है। हाँ जी। वो कन्वोकेशन तो बहुत बड़े हाई लेवल का होता है। जी, हाई लेवल पर वहाँ तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आएगा, या वाइस प्रेसिडेंट आएगा, चीफ जस्टिस आएगा, या एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे, इस तरह से मतलब बड़े हाई लेवल का कन्वोकेशन होता है। सही। तो ये बहुत अच्छी बात है बशीर साहब कि एक तो इनको सीधी ये बात हमें साफ क्लियर हुई है कि अपना मोबाइल नंबर चेंज मत करें जी, जो आप पहली बार दें। अपना ईमेल याद रखें, पासवर्ड याद रखें, क्योंकि उन्होंने कम्युनिकेशन उसी पे करना है। हाँ, ये ईमेल एंड वो जो पासवर्ड वाला आपने कहा, ये बड़ी खूबसूरत बात मुझे याद करवा दी कि असल में ये होता है कि जब रजिस्ट्रेशन होता है ना, उसमें एक आईडी नंबर लगता है और पासवर्ड, अब कंट्रोल नंबर लगता है। कंट्रोल नंबर के बाद एडमिशन कंफर्म होती है। तो बच्चे को वो अपने जो जहाँ से भी करवाते हैं, एक तो ये देख के करवाना चाहिए जो प्रोफेशनली ट्रेंड आदमी है, ऑनलाइन उसे करवानी चाहिए। बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। कोर्सेज जैसे क्लैश कोर्सेज आ जाते हैं। एक दिन बच्चा आ गया सर मेरे 2 कोर्सेज हैं, तो अब उसने जो चॉइस थी ना, चॉइस गलत कर दी। ऐसे डेट शीट में नहीं आते हैं। मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ओसीएल के हमारे पास है ना, हमारे रेगुलर कोर्सेज में ओसीएल इकोनॉमिक्स आ गया, पर्शियन आ गया, एरोबिक आ गया। तो अगर एरोबिक पर्शियन दोनों उठा लेंगे तो फिर तो एक दिन आना ही आना। तो इस तरह से वो कोर्सेज ऐसे, इनको भी वो ऐसे कोर्सेज सिलेक्शन करनी चाहिए, और वो भी जो ट्रेंड आदमी हो तो वो देखे कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। थोड़ा सा वर्कआउट इस पे बच्चे को भी करना चाहिए, और फिर वो क्लैशेज नहीं आएगी। और ये आपने एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे बता दी, तो उसको याद करवा दी। इसमें ये क्या करना है कि वो अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको भी रखना है, और उसके बाद आपने एडमिशन स्टेटस भी ऑनलाइन कंफर्म करना है, क्योंकि वो आईडी पासवर्ड होगा ना, तो कंट्रोल नंबर डालना है, तो वहां से इसको निकल जाएगा। और इसमें मतलब बच्चे को एक थोड़ा सा इतना करना है कि उसको पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना है, मैंने क्या करना है, अब नेक्स्ट मेरा क्या स्टेप है, नेक्स्ट क्या स्टेप। मैंने एक बार इग्नू से ही डिप्लोमा किया था जर्नलिज्म में बहुत साल पहले, तो मैं तो देखता हूँ आज भी कई बार अगर मैं बैठा होता हूँ, मैं उसमें अपना एनरोलमेंट डालता हूं तो वो पूरी डिटेल एड्रेस के साथ एग्जैक्टली आपने जो कहा ये बिल्कुल सही है। इसी तरह से इसका सिस्टम भी यही है। और इसमें मतलब मैंने कहा कि जैसे आपको बोला कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है, और बड़ा एकदम रिप्लाई रिस्पांस सब कुछ। अच्छा, इसमें बशीर साहब कोई ऐसे कोर्सेज भी हैं कि जो सिर्फ ऑनलाइन होते हों इग्नू में, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम देना है आपको? हाँ, बहुत सारे कोर्सेज हैं इसमें जो सारे ऑनलाइन हैं, और स्कूल्स हैं जो ऑनलाइन चलते हैं इसके लिए, और वो भी हमारे पास काफ़ी सारे हैं। अच्छा, उसमें वो है जी। और दूसरा एक और क्वेरी रहती है बच्चों की कि कुछ लोगों ने 1 आध साल इग्नू में एडमिशन ली, पेपर दिए, या फिर किसी वजह से नहीं दे पाए, उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो ड्रॉप आउट हो गए, तो वो फिर वापस आना चाहते हैं 2 साल या 3 साल के बाद, उनको क्या प्रोसीजर है? देखिए, इसमें सर ये है कि डिग्री के जो है ना वो जैसे 3 साल की है तो उसको 2 साल यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी दिए हैं। ठीक। बीए के एग्जांपल देता हूँ, 3 ईयर कोर्स है, 2 साल इन्होंने और दिया है कि 3-5 साल के अंदर अंदर वो करनी है। ठीक है। एमए के भी इसी तरह से 2 साल दिए हैं, तो उसके अंदर अगर वो नहीं कर सकता है सपोज इसमें, फिर वो रीजनल ऑफिस में जाके रिक्वेस्ट करेगा, कोई अगर जेन्युइन रीजन है तो वो कोर्स मतलब एक टाइम उसको फिर देते हैं, एक्सटेंशन मिलती है।
और अगर बाय द वे उसके ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसको रीएडमिशन करवाना, मतलब उसको क्रेडिट हो जाएंगे, फ़ी देनी पड़ेगी और जितने कोर्सेज हैं वो उसके क्रेडिट फीस सारी उसको फिर से देनी पड़ेगी, फिर देनी पड़ती है और क्रेडिट उसमें जैसे पास था कोई तो पास आ जाएगा, और जो इस तरह से यानी उसका कंटिन्यू वो डिग्री कंटिन्यू हो सकती है। और इसमें अगर आप मैं कोई ऐसा स्टूडेंट हो कि जिसने कभी किया हो 2 या 3 साल पहले और वो रह गई हो, वो फिर रीजनल सेंटर में जाके उसको आपने कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, जैसे ये हमारे पास है ना असाइनमेंट्स वगैरह वाला एक बड़ा इशू है बच्चे का, तो असाइनमेंट्स का जो है ये हार्ड कॉपी बच्चे को देनी है और सेशन वाइज पेपर डाउनलोड करना है वहाँ से, और वो असाइनमेंट्स कंप्लीट करके स्टडी सेंटर में पहुँचानी है, चाहे वो स्पीड पोस्ट करे चाहे बाय हैंड दे, या उसके लिए कोई स्पेशल फाइल है क्या? हाँ, स्पेशल फाइल नहीं, पेपर स्पेशल है, फाइल कोई भी लगा के उसके ऊपर अपना एडमिशन स्टेटस लगा दे। अपना एडमिशन स्टेटस लगाने से ये रहता है कि उसकी करेक्शन नहीं आती है। नहीं तो पहले क्या था कि हमने एक शुरू किया कि एडमिशन स्टेटस लगवा देंगे और उससे बच्चे का फिर जो भी पर्टिकुलर्स हैं वो नहीं उसकी आइडेंटिटी पता लग जाएगी रीजन को, भाई ये कौन है, कोई गलत नहीं हो जाएगा। कई बार इनरोलमेंट का एक डिजिट रह जाता था हाथ से लिखा हुआ, कभी कुछ बच्चे करते थे तो उससे बड़े फिर आ जाती थी बच्चों की असाइनमेंट्स की दिक्कत आ जाती थी, फिर वो करेक्शन करना पड़ता था ये वो, तो इसलिए मैंने उसको लगा दिया कि जो टाइप आपका एडमिशन स्टेटस लगा दो। कोर्स का पता चल जाता है वहाँ पे, एडमिशन स्टेटस में कोर्स लगा तो एक बच्चा देता है, एक असाइनमेंट देता है, 2 देता है, तीसरी रह जाती थी। अब हमने रखा है तो वो खुद पता चल जाता है उसको कौन कौन सा कोर्स मेरा बनना है, उधर से देखेगा और पेपर डाउनलोड करेगा और वो जमा करवा देगा। इसमें सब अगर सपोज रिजल्ट आ गया, ये हमने किया था पिछले 2-4 साल से। जब एक और बार अगर रिजल्ट आ जाता है मान लो तो बच्चा पास है पूरा, उसका एक आध असाइनमेंट अब्सेंट है या फेल है, एब्सेंट ही हो सकती है, फिर तो होगी नहीं कि वो जमा कराएगा, तो उसको फिर क्या प्रोसीजर रहेगा उसका कुछ प्रोसीजर नहीं रहेगा। अगर तो उसको बच्चा अप्रोच करे, अगर हम देखेंगे अगर तो पहले उसकी असाइनमेंट्स दे रखी है उसने, उन्हें जमा करवा दी थी, प्रॉपर्ली रिसीव हो गई है, तो फिर हम उसको स्टॉक से निकाल के दोबारा से रीवेरीफाई करके उसको एंटर करवा देते हैं। अगर बाय द वे कहीं बच्चा नहीं दे सका, कोई एक कोर्स की रह गई, कहीं स्लिप हो गई थी रास्ते में या देने में, या कई बार रश पड़ा होता है तो कुछ ऐसा उसको ये भूल गया, कई बार ऐसा होता है कि पेपर भी नहीं आता है कोई सा, तो वो रह जाती है, तो हमें तो नहीं याद रहेगा किस बच्चे का कौन सा कोर्स, जैसे BUDC 132 का इन दिनों में कह रहे थे पेपर नहीं है, तब वो जब पेपर आएगा मैंने कहा बाकी वाली तो जमा करवा दो, उसका देख लेंगे बाद में, तो वो एक कोर्स रह जाता है। तो इस तरह से अगर रह भी जाता है तो दोबारा उस सेशन की देनी है, नेक्स्ट सेशन में ही जाके देनी है, ठीक, उसी का क्वेश्चन पेपर लगाना है, पुराने वाला ना नए वाला, अच्छा, चाहे असाइनमेंट उसकी पुरानी होगी लेकिन सेशन वो नए वाले का पेपर लगाना, क्योंकि एवैल्यूएशन नए काउंसलर के साथ नए टाइम के साथ होगी तो नई पे जाएगी। ठीक जनाब। और एक और बहुत अच्छी क्वेरी आती है बच्चों की कि उसमें ये होता है कि हमारे कुछ एम्प्लॉय जो हैं कोई कोर्स कर रहे होते हैं और बाज़ औक़ात उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह, और उन्हीं दिनों में एग्ज़ाम आ जाता है और उनको बर वक्त अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना है, तो इस हवाले से क्या है? एग्जामिनेशन सेंटर जो है सर वो तो प्योरली जो है वो देखते हैं इग्नो रीजनल सेंटर वाले भी आजकल नहीं करते हैं, लेकिन किसी ग्राउंड्स के ऊपर अगर उनको रिक्वेस्ट कोई जाता है, कैंडिडेट देखते हैं वो कोई जेन्युइन है तो फिर वो रिवाइज्ड उसको निकाल देते हैं। अदरवाइज इन्होंने पिछले कुछ अरसे से कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे तो इसकी वजह से उन्होंने ये सेंटर चेंज करना, एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना बंद किए थे। ठीक, तो लेकिन अभी भी जो जेन्युइन है वो तो हो सकता है, किसी की ट्रांसफ़र हो जाती है, किसी को और कोई प्रॉब्लम है। कई सारे लोग ऐसे हैं कि वो जैसे आर्मी में लोग होते हैं, बिहार का आदमी इधर एग्ज़ाम दे रहा है, उसकी बटालियन चेंज होगी उसी वक्त आर्मी की, तो वो उसको जाना है, तो उस केस में वो कर देते हैं फौरी चेंज। तो बहुत सारे नहीं, वो तो कभी भी मतलब 2-4 दिन अगर 10 दिन भी पहले परस्यू करता है तो कर देते हैं, जेन्युइन, हाँ जेन्युइन होता है तो कर देते हैं इंडिविजुअल के हिसाब से। अच्छा, बाकी उसमें हर सेंटर में इन्होंने एक कट लगाया है कि इतने बच्चे हमने दिए होते हैं कि हमने इनटेक कैपेसिटी दी होती है कि इतना एग्जामिनेशन हम कंडक्ट करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करवा सकते, क्योंकि कॉलेजेस को भी देखना है, हमें भी देखना है, हमारे एग्जामिनेशन अपने भी होते हैं, तो उसके ज़्यादा जब बच्चे हो जाते हैं ना फिर वो दूसरी जगह भेज देते हैं। अच्छा, तो इसलिए वो सेंटर चेंज करना भी नामुमकिन मुश्किल हो जाता है कि अगर वहाँ पेपर, अच्छा मेरे सेंटर में फॉर एग्जांपल एक 100 बच्चे थे बीएड के, अब 100 पेपर वो भेजेंगे, अब 105 हो गए तो 5 कहाँ से आएंगे, तो इस तरह से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बहुत सारे ऑनलाइन पेपर होते हैं आजकल, तो ऑनलाइन पेपर काफ़ी सारे छोटे पेपर जो ऑनलाइन आते हैं हमें ऑनलाइन डाउनलोड करवाने पड़ते हैं उसी वक्त और वो देने पड़ते हैं, तो इस तरह से भी मतलब देखने पड़ते हैं कोर्सेज। एक और बात ये रहती है कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सपोज किसी यूनिवर्सिटी से रेगुलर कर रहे हैं, MSc या MA कर रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं,
तो वो साथ साथ इग्नो की डिग्री करना चाहते हैं या इग्नो से कोई कोर्स करना चाहते हैं? नहीं, इससे पहले तो ये सेम एक ही जो ऑल ओवर इंडिया यूजीसी का रूल है कि 1 डिग्री 1 टाइम, लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें गाइडलाइंस आई हैं। मैंने देखा था कि मेरे नज़रों से निकला कि उसमें कर सकता है बंदा, ठीक करवा सकता है कोई सर्टिफिकेट कोर्स डिग्री या वगैरह उसके साथ में साइमल्टेनियसली वो कर सकता है। हाँ जी, वो नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर है, तो आगे पहले नहीं था, पहले उसमें सेम में नहीं कर सकता था। ठीक जी। तो इसमें क्या अपने जो है इग्नो के बहुत से पहले हम देखा करते थे कि टीवी चैनल्स पे भी इसके वो लेक्चर आते थे, ऐसा कोई इनका ऑनलाइन नहीं है? आज भी है। अच्छा, आज भी है, देखते नहीं है, मतलब ये है कि हम तो आज भी बच्चे जो इन्फॉर्म करते हैं, अवेयर करते रहते हैं, दूरदर्शन वगैरह पे इनके बड़े अच्छे प्रोग्राम आते हैं ऑनलाइन, आज भी बड़े बढ़िया प्रोग्राम हैं। इस वक्त तो मैं ग्लोबल विलेज है जी, आज के दौर में तो आप अगर देखेंगे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन है। लेकिन यह है कि अब बच्चे का थोड़ा सा क्या रहता है कि इनको एक्सपोजर उस टाइप का नहीं होता है, ये उस तरफ देखते नहीं है। अच्छा, ज्ञान दर्शन होता था, ज्ञान दर्शन होता है। हाँ जी, और इनकी बुक्स का है, ई ज्ञान कोश का है, अभी भी ऑनलाइन बुक्स का है, कोर्सेज हैं उसका, सब कुछ अवेलेबल होता है। सिर्फ इनको स्टूडेंट्स को थोड़ा एफर्ट्स करने हैं, देखना है, जाना है, साइट देखती है और साइट से अगर चाहिए तो डाउनलोड करने हैं, पेपर देखने हैं, कोर्सेज देखने हैं। अच्छा, वो इसमें जो हमारे कोर्सेज प्रोग्राम के अंदर जो कोर्सेज हैं उनको चेक करना है कि कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है, ये वो तो वो सिलेक्ट करके उस पे काउंसलिंग लेकर कि मुझे कौन सा यूजफुल है। टूरिज्म में हमारे यहाँ हाँ, आप देखो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पिकअप कर लेते हैं, ऐसे ही पूछा नहीं किसी को, ऐसे आए और ये दुकान पे ऑनलाइन करवाया और वापस आ गए। यार वो तो नहीं करना है। आपने देखा इंपॉर्टेंस किस सब्जेक्ट की है उसको लो, और इग्नो के अंदर इतने कोर्सेज हैं कि जिसका हिसाब ही कोई नहीं है। जो आप करना चाहें, न्यूट्रिशन में उसमें प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, इस तरह के बड़े कोर्सेज होते हैं। एक और विशेष एक और बात है, जैसे कि इसमें कुछ स्कॉलरशिप का ऐसा प्रोविजन है जैसे ST SC? जी हाँ है। SC ST की फी जो है वो पिछले गए साल से वो जो जितने भी कैटेगरीज हैं उसमें उन्होंने फीस का प्रोविजन अंडर ग्रेजुएट के लिए रखा है। ठीक, वो देते भी हैं, उसमें देते हैं। उसको क्या कैसे करना है अप्लाई? वो ऑनलाइन पहले तो था कि वो फी रिफंड हो जाती थी, लेकिन आपको तो आजकल जो कैटेगरी का डालते हैं ना जैसे, तो वो फी आएगी नहीं। अच्छा, वो तो अप्लाई हो जाएगा। ठीक, ये उतना जितना आएगा उतनी रहेगी, तो इस तरह से वो उतनी रहेगी। जी ठीक है। और एक और बात मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जैसे हमारा काफ़ी जो पढ़ा लिखा लाट है, जो PhDs हैं, हमारे स्कॉलर्स हैं, कि इसमें काउंसलर्स होते हैं कुछ, इसमें जो कौन लोग हैं जो काउंसिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं? एक तो हमारी जो परमानेंट फैकल्टी है वो तो कर सकती है, उसके अलावा कौन कर सकता है? देखो, उसका जो नॉर्म्स है वो यही है कि टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, PhD चाहिए, नॉन PhD नहीं। और मोस्ट लाइकली हमने जो पहले काउंसलर बने थे वो बने हैं, उनको किया है। मैं जैसे एक बंदा MA वाला है या MSc वाला है या BSc, पहले जैसे रूल्स के पहले थे वो कॉलेजेस में भी हैं, और ऐसे भी काउंसलर बनाए थे जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस था कॉलेजेस में एज ए कंट्रेक्चुअल लेक्चरर वगैरह वगैरह, ऐसा तो उनका हो गया। जैसे आज की डेट में भी कंट्रेक्चुअल टीचर का भी होता है। ठीक, तो वो जो हमारे पास है ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर फिलअप करें और उसमें जो कोर्सेज जो टीचर जिस कोर्स के एलिजिबल है वो 5-6 कोर्सेज एक एट ए टाइम उसको अलॉट कर देते हैं। अच्छा। और उसकी एवेल्यूशन कर सकते हैं, फिर कल उसमें पढ़ा भी सकते हैं। वो जब काउंसलिंग का अगर टाइम आएगा, शेड्यूल आएगा, तो उसमें काउंसलिंग भी, तो फिर उन काउंसलर्स को कोई फिर पेमेंट भी मिलती है। अच्छा, पेमेंट, हाँ, एवेल्यूशन के भी पैसे होते हैं, और जो कॉपी के भी मार्किंग के पैसे होते हैं, और जो पढ़ाने के भी होते हैं पैसे होते हैं। ठीक, जी। तो विशेष साहब, इस पे आपका चूंकि बड़ा तवील एक्सपीरियंस है जी, कुछ ऐसी जो आपने देखा होगा कि स्टूडेंट आपके पास कंप्लेंट्स लेके आए होंगे या क्वेरीज लेके आए होंगे, तो उस पे थोड़ा सा उसमें मैं आपको बाबर साहब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा कंप्लेन जो बच्चे की जो परेशानी आती है ना, वो आती है सर्टिफिकेट्स के लिए। मार्क लिस्ट, सर्टिफिकेट्स वो पोस्टल एड्रेस पे भेजते हैं, फिर उनको मिलता नहीं है, फिर वो आते हैं, कई बार अप्रोच कर चुके हैं, ये वो है। तो वो एक मतलब इशू है जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बर्निंग इशू है बच्चों के लिए, काफ़ी सारा। तो हमने पिछली बार एक बार आए थे जो हमारे एग्जामिनेशन में विजिटिंग जो वहाँ वाइस चांसलर के डेस्क से एक आए थे रिप्रेजेंटेटिव, AR थे शायद, तो उनको ना रजिस्ट्रार थे, डिप्टी रजिस्ट्रार के नाम से थे कुछ, तो उनको हमने बोला भी था कि इसका अगर कुछ ऐसा प्रोविजन होता है कि एक रीजनल सेंटर में भेज दिया जाए और रीजनल सेंटर वाला ही उसको फैसिलिटेट कर दे, चाहे वो वहाँ से स्पीड पोस्ट करे, तो अगर स्पीड पोस्ट में वापस जाएगा तो वो रीजनल ऑफिस में जाएगा, तो रीजनल ऑफिस से जाके बच्चा ला भी सकता है। तो नहीं तो ये ऐसे कर दें कि अगर चाहे रीजनल सेंटर वाले स्टडी सेंटर में भी भेज दें,
तो वहाँ से भी बच्चा ले जा सकता है। सर्टिफिकेट जो होते हैं, मार्क लिस्ट खासकर, डिग्री तो आएगी उसी तरह से जिस तरह से आता है। तो ये एक बड़ा बर्निंग इशू बच्चों का जो रहता है। बाकी फैसिलिटी ये बहुत बढ़िया इग्नू वाले प्रोवाइड करते हैं, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं आती है। हाँ, बच्चों को थोड़े बहुत जो होते हैं, जैसे उनको आ गया कि असाइनमेंट नहीं चढ़े हैं, हमारा वो काउंसलिंग का पता नहीं होता कि कौन से है, असाइनमेंट 1 रह गई है, 2 रह गई हैं, तो इस तरह से कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो दोबारा यहाँ परस्यू करते हैं हम, तो हम उसका इशू रिजॉल्व करते हैं। खासकर काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें हमारे स्टूडेंट काउंसलिंग ले लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। उनको एक रेगुलर अच्छा, ऐसे भी मैं ये है कि बच्चे वो करते नहीं हैं, अगर वो काउंसलर के पास जाएँ तो काउंसलर हमारे बहुत अच्छे काउंसलर हैं या फैकल्टी मेम्बर्स हैं, तो अगर उनके पास भी जाते हैं वो सारा डिटेल बता देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा है कि बच्चे भी इतना नहीं करते हैं, एफर्ट्स नहीं करते हैं। और हमने काउंसलिंग करवा के भी देखा है कि बहुत सारे, अगर 200 बच्चा होगा तो उसमें से 10, 15, 20 आते हैं, कम आते हैं। 40 आ गया, 50 आ गया, किसी के पास 100 आते हैं, तो बाकी 100 आ गया, 150, बाकी कम रहता है। ये एक बड़ी थोड़ी सी। कई बार ये भी होता है कि इग्नू की डिग्री लोग ऐसे फार ग्रांटेड भी कर रहे होते हैं, हालांकि इनमें बहुत से लोग निकल के गए हैं, प्रोफेसर लोग लगे। इसका मैं कहता हूँ कि फार ग्रांटेड क्या, बहुत बढ़िया। हमारे जैसे यहाँ ये प्रोफेसर रियाज मिर्जा साहब है ना, ये डॉक्टर रियाज मिर्जा साहब कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले इग्नू के हैं, इग्नू से हैं। हाँ, इग्नू से हैं, बड़े अच्छे लोग हैं इग्नू के, बड़े, मतलब मैं कहता हूँ इतना स्टैंडर्ड का इनका मटेरियल है, इतना स्टैंडर्ड का एग्जाम। अच्छा, मैं एक एग्जामिनेशन की तरफ आपकी थोड़ी तवज्जो दिलवाऊंगा। जैसे एडमिशन के 2 सेशन है ना, इसी तरह से एग्जामिनेशन के भी 2 सेशन है। हाँ जी। अच्छा, एक बच्चा अगर दिसंबर में एग्जाम, उसका जो दिसंबर में एडमिशन करवाई थी वो दिसंबर में ही देगा। हाँ, ठीक। जो जून में एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाया था इसमें, तो वो जून में ही देगा, मतलब नेक्स्ट जून में 1 साल। लेकिन इनके लिए एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चा दिसंबर में एडमिशन लेता है, और एग्जामिनेशन से पहले एक मैं छोटी चीज़ और बता दूं कि जब वो दिसंबर में एडमिशन लिया, उसको सितंबर में आके क्या करना है कि री रजिस्ट्रेशन दूसरे साल के लिए करवानी है। एक काम ये करना है, ठीक। दूसरा काम उसको क्या करना है, असाइनमेंट देनी है उसी में, दिसंबर वाले को सितंबर में आके देनी है, ठीक। और ये सबको याद रहना चाहिए। अरे जो बच्चा दिसंबर में एडमिशन लेगा, हाँ, वो फिर नेक्स्ट सितंबर में आके, मतलब उस दिसंबर में लेगा तो नेक्स्ट सितंबर में आके, एक तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करानी है नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक। एक उसने असाइनमेंट देनी है 2, तीसरा उसने एग्जाम फॉर्म भरना है उस साल का, पहले साल का। अब दिसंबर का बच्चा, मिसाल के तौर पर 2021 दिसंबर की एक बच्चे की एडमिशन है, ठीक। और 2022 सितंबर में उसको आके क्या करना है, एडमिशन लेनी है अगले साल के लिए। री एडमिशन उसको कहते हैं, जो दूसरे साल के लिए होती है। हाँ। तो री एडमिशन करवाना है, असाइनमेंट अपनी जमा करवानी है पहले साल की, हाँ, यही जो दिसंबर की पहले साल की, और तीसरा काम उसने एग्जाम फॉर्म भरना है। हाँ। अच्छा, आप एग्जाम फॉर्म का एडमिशन, मान लो बच्चे ने यहाँ लिया, स्टडी सेंटर यहाँ था, बच्चे की ट्रांसफर होकर चले जाता है, कहाँ पे, लर्नर चला जाता है जम्मू में, तो इस एग्जाम फॉर्म में वो स्टडी सेंटर नंबर डाल देगा कि कौन से स्टडी सेंटर में एग्जाम दे सकता हूँ। अब ये बंदा, यानी सितंबर अक्टूबर में जब फॉर्म निकले, एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, तब भी अपना सेंटर एग्जाम का चेंज करवा सकता है। लेकिन स्टडी सेंटर यही रखना चाहिए, और स्टडी सेंटर वही रखना चाहिए जहाँ घर होता है, क्योंकि वहां से सर्टिफिकेट, डिग्रीज वगैरह, किताबें वगैरह वहाँ आएंगी और वापस लौट के तो घर ही आना, मिल जाएंगी। ठीक है, ये अच्छा है। तो वो उसको देना है। और जून वाले के लिए मार्च, जो हमारे जून जुलाई वाला होता है ना, इसमें मार्च में असाइनमेंटें ली जाती हैं, ठीक। और मार्च में इसको री एडमिशन करवाना है, और मार्च में भी उसको एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरना है, तो जून में उसका एग्जाम हो जाएगा, ठीक। तो जून जुलाई में एक एग्जाम होगा, एक दिसंबर में हो जाएगा। जून पहली से लेके 30 जून तक एक एग्जाम होता है इनका, फिक्स है। और दिसंबर से 1 से लेकर 30 तक दूसरा एग्जाम होता है। कभी 1-2 दिन आगे पीछे हो जाते थे, लेकिन कोरोना की वजह से काफी इन शॉर्ट विषय सब। लेकिन आप यकीन कीजिएगा कि कोरोना के अंदर भी पीजी जितने भी फाइनल ईयर के कोर्सेज थे, सब एग्जाम हुए इनके, ऑफलाइन एग्जाम, ऑनलाइन कोई एग्जाम नहीं। अच्छा। मास प्रमोशन उसको दिया, जैसे सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का एग्जाम दिया, तो फर्स्ट की, सेकंड की उसको प्रमोशन दे दी, थर्ड के बेसिस पे, इस तरह से। इन शॉर्ट ये है कि जो जून में बच्चा फॉर्म फिल करेगा, एडमिशन लेगा, तो उसको नेक्स्ट ईयर जून में ही पेपर देने हैं, और उसको अपनी असाइनमेंट कब जमा करनी है, जो जून वाला बच्चा है, मार्च में, नेक्स्ट मार्च में, मतलब कमिंग ईयर मार्च में। हाँ। और जो दिसंबर में फॉर्म भरेगा, तो उसको नेक्स्ट सितंबर में अपनी असाइनमेंट जमा करनी है, सितंबर अक्टूबर में, और अगला फॉर्म भरना है, अगला फॉर्म। ये आप नोट रखेंगे बात, ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए, उनको ये डेट पता होना चाहिए। हाँ, बच्चों को ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें एग्जामिनेशन का भी वैसे, अच्छा, एग्जाम में एक एडिशनल चीज़ इसमें होती है कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा था, उसने दिसंबर में एग्जाम देना था। अच्छा।
उसने सितंबर में एग्ज़ाम दिया, लेकिन वो बीमार हो गया, दिसंबर में एग्ज़ाम उसका नहीं हो सका। हाँ। अब या तो वो अगर टाइमली रिप्रेजेंटेशन देगा तो फिर इसकी फ़ी भी एक्सटेंड हो जाती है, अगर नहीं होती है तो फिर उसको वो दिसंबर में उसने एग्ज़ाम देना था ना, ठीक, तो वो उसको जून जुलाई में दोबारा दे सकता है फार्म, मार्च में दोबारा फार्म भरना है। ठीक, यानी वो एग्ज़ाम अगर नहीं दे पाया तो फिर 6 महीने के बाद एग्ज़ाम दे सकता है वो। अच्छा, वो एग्ज़ाम जो छूट गया था। अच्छा। अगर कोई कोर्स रह गया है तो वो भी दे सकता है, अगर दिसंबर में दिया मान लो, ठीक, और दिसंबर के बाद एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, जाके दिसंबर 2 जनवरी में 5-6 जनवरी को ख़त्म हो गया, 5-6 फरवरी या मार्च से पहले पहले इनके रिजल्ट हो जाते हैं। ठीक, अब मार्च में ये दोबारा फॉर्म भर सकता है। खूबसूरती ये है कि विदिन 45 डेज इन्होंने रिजल्ट निकालना है और बच्चा नेक्स्ट 6 महीने के लिए ये कंटिन्यू कर सकता है। ठीक तो है। ये उससे सेफ भी रहता है, सिक्योर भी रहता है कि 6 महीने के बाद एग्जाम भी वो दे। और रिप्रेजेंटेशन इस बच्चों को कहाँ देनी है? अगर टाइमली अगर कोई फीस के लिए तो वो ओरिजिनल ऑफिस में ही कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है तो इसकी वजह से। वो प्रॉपर चैनल से जाएगा या वो डायरेक्ट? नहीं, उसको तो यहाँ से भी कर सकता है, मेल शेल भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये रहता है कि इन्फॉर्मेशन आ जाए तो उससे हो जाता है। और कोई विशेषता, कोई खास और आखिरी बात हो? बाकी यही है जी कि इग्नो के जितने भी इग्नो से जुड़े हैं स्टडी सेंटर के हमारे, मैं अपने रजौरी के कॉलेज के लिए बोलूँगा कि जितने लोग जुड़े हैं उनसे ये गुजारिश है मेरी कि आप टाइम का खास ख्याल रखें। ठीक, आप कॉलेज के रेगुलर आवर्स के बाद आएँ और हमको आपको पूरा फैसिलिटेट करेंगे, पूरा फैसिलिटी देंगे, प्रोवाइड कराएंगे। जो आपकी दिक्कत होगी उसको हम क्लियर करेंगे, कोई परेशानी नहीं है। और लेकिन टाइमिंग और मिनिमम फ़ोन करें और मैक्सिमम मोबाइल यूज़ करें। अपनी वेबसाइट पे जाके ज़रूर चेक किया करें, कोर्स देखें, असाइनमेंट देखें, एडमिशन देखें, एडमिशन स्टेटस देखें, ग्रेड कार्ड देखें, सारी चीज़ें अपनी चेक करा करें, पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ये सब के लिए थोड़ी सी एक जेन्युइन है। असाइनमेंट्स के लिए ज़रूर कोऑर्डिनेटर से रब्ता करें कि असाइनमेंट अगर कहीं लेट नहीं हो जाए, जैसे मार्च का शेड्यूल है तो मार्च में ही हम लेते हैं। ठीक, एक्सटेंड करेंगे तो फिर आगे मार्च का अप्रैल जा सकता है, तो मई जून नहीं जा सकता, क्योंकि हमें ये देनी है वापस, जैसे मैंने आपको बताया लेनी है, और जून में एग्ज़ाम होगा तो उन बच्चों की असाइनमेंटें कैसे चढ़ेंगी। ठीक, तो अगर जैसे मैंने 20,000 असाइनमेंट बोला तो आप चढ़ाने वाले भी अगर दिन रात भी लगाएंगे तो महीने टाइम लगता है, टाइम लगता है। तो इसके लिए ये एक मेरा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया विशीर साहब, आपने वक्त निकाला और बहुत सी अहम बातें इसमें मैं समझूंगा आपका जो इसरार चैनल, इसरार उर्दू चैनल है, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कि मैं समझता हूँ ये आपकी बड़ी अच्छी काविश थी कि आपने चलो आके हमारा इंटरव्यू ले लिया इस मसले में, तो इन्फॉर्मेशन आपने पहुँचा दी। तो ये मेरे ख्याल से अगर बच्चों को पहुंच जाती है गांव में बैठे बैठाए कुछ चीज़ें जो हैं वो, तो ये बहुत अच्छा है, आपका ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं समझूंगा आपके चैनल का ये रहेगा, ख़ासकर ये डिस्टेंस लर्निंग मोड वाले बच्चे हैं और इनको बहुत सारी छोटी सी चीज़ के लिए भी बहुत सारा किराया खर्च के बड़े दूर से आना पड़ता है, और कई बार फ़ोन करने, और कई बार वो बेचारे नहीं होते हैं तो मेरे से भी डांट पड़ जाती है। सुबह ही फ़ोन कर देता तो मैं कहता हूँ 2 बजे के बाद करो। तो ये भी एक रहता है कि वो उनको अगर उनकी परेशानी नहीं होगी तो वो नहीं करेंगे कॉल। तो इन्फॉर्मेशन अगर ये ट्रांसफ़र होगी, उनको समझ में आ गया, तो मुझे 101% श्योर है कि हमारी जितनी भी वो बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है ना वो काफ़ी सॉल्व हो जाएगी, और ये आपको क्रेडिट में जाएगा क्योंकि आपने इसको चलो एक कोशिश की, आपकी कोशिश थी तो हमने अपनी तरफ से इसको टाइमिंग दिया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे डॉक्टर बशीर अहमद जो कोऑर्डिनेटर इग्नो सेंटर रहे हैं यहाँ 5 साल रजौरी कॉलेज में, मोर देन 5 ईयर। तो बहरहाल बहुत सी क्वेरी जो थी आपके सामने आई हैं। एक तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक मैं भी जानता हूँ और जहाँ पर डॉक्टर बशीर साहब की बातों से भी लगा है कि इग्नो सेंटर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है, इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है और बहुत ज़्यादा हमारे एजुकेशन में इसका रोल है। आप अगर यहाँ से कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करें, आप कहीं पर भी मात नहीं खा सकते। शर्त यह है कि आपकी सिंसियरिटी उसमें होनी चाहिए, आप काउंसलिंग लें, आप पढ़ें, स्टडी मटेरियल का पूरा इस्तेमाल करें। बाकी कहाँ जो आपको मुश्किलात आ रही थी उस पर बात हुई है वो आपने जहन में रखें। अपना मेल, जो मुझे एक बात नोटिस में आई है कि अपना ईमेल जो है वो अपना मत चेंज करें, अपना मोबाइल नंबर जो आप देते हैं वो मत चेंज करें, तो आपकी आइडेंटिटी, आपका डेटा आपके पास रखेगा और इग्नो चैनल से जुड़े रहें। बहुत से काउंसलिंग सेंटर लेक्चर ऑनलाइन होते हैं, उसके साथ जुड़िए और आप पूरा इससे बेनिफिट ले सकते हैं। हमारे बहुत से लोग इग्नो से डिग्रियां करके बहुत अच्छे अच्छे मकामात पर पहुंचे हैं। आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा, आपको इस प्रोग्राम से क्या फ़ायदा हुआ, आप ज़रूर अपनी
जो है कमेंट चैट बॉक्स में करें, और मज़ीद अगर इस हवाले से आपको कोई क्वेरीज़ हों तो वो भी आप हमें बताएं। हम फिर कभी किसी और प्रोग्राम में आपकी उन क्वेरीज़ का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।